हेलो एवरीवन, एडमिरेबल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है वो सीटेट में आने वाली जो पेडागोजी के क्वेश्चन है उस पर आधारित है। 30 क्वेश्चन के सेट है और उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आपको समय समय पे मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आप लोग साथ में बने रहिए और तैयारी अपना करते रहिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन है समाजीकरण वातावरण में अनुकूल और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो इसमें सबसे सुटेबल आंसर है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। अनुकूलन और समायोजन जब समाज में इंसान करता है वही समाजीकरण होता है। तो ये था पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? ऑप्शन है शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और लगन। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें दिया है शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान। तो जैसे कोई भी व्यक्ति हो, कोई कितना भी सक्षम क्यों ना हो, ये विषय का ज्ञाता क्यों ना हो, जब तक उसे पढ़ाना नहीं आएगा तब उसके नॉलेज से कोई फ़ायदा ही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, तो ये गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, तो इसका कोई इसमें यूटिलाइज है ही नहीं। नेक्स्ट है पढ़ाने की उत्सुकता। पढ़ाने की उत्सुकता हो लेकिन बच्चा सामने वाला पढ़ने वाला हो कि नहीं ये भी देखना है। तो सबसे सुटेबल आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा धैर्य और लगन। धैर्य से पढ़ाए और लगन से पढ़ाए, ये शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा में ऑप्शन देखिएगा, कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ऑप्शन है मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय। तो सबसे पहला जो व्यक्ति समाजीकरण सीखता है वो अपने परिवार से सीखता है, यह आप लोगों को पता होगा। तो कौन सी विषय वस्तु हम लोग स्टार्ट करेंगे? मेरा परिवार। बाकी प्रिय मित्र, पड़ोस और विद्यालय ये तो बाद की बातें हैं, पहले परिवार से होना चाहिए शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? ये रिपीटेड का क्वेश्चन है, ये इसमें आ गया है। तो इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है 1990, 1993, 1998 और 2000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन है आपके सामने, अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हों, व्यवहारिकता का निर्माण करना, या उपयुक्त सभी। तो अच्छा नागरिक बनाना ये तो है ही उद्देश्य। दूसरा, ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो है व्यवहारिकता का निर्माण करना, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रोबेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया है? गेंद का खेल, ब्लॉक का खेल, आकृतियों का खेल, या ये सभी? तो जो फ्रोबेल ने, इन महोदय ने गेंद का खेल जो था इस पर ज़्यादा फोकस किया था। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पर 6 का 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक विधियों को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया किसने किया? जुड ने, राइस एंड कॉर्नमैन ने, विल्हेम बुंट ने, या कोलिंस व ड्रेवर ने? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विलियम बुंट ने। प्रयोगात्मक विधि विलियम बुंट मैंने पढ़ाया है पिछले कक्षा में, आप लोग सबसे फर्स्ट क्लास जो मेरा था उसमें आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? ऑप्शन है आत्मकेंद्रिता, सजीवतावाद, यथार्थवाद, या व्यक्तिकवाद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बालक का चिंतन किसके द्वारा? तो उसके व्यक्तित्व की वजह से, उसके व्यक्तिकवाद की वजह से उसमें उसका चिंतन प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेंगे? ऑप्शन है भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, या क्रियाकलाप। तो पियाजे ने तो सबसे पहले भाषा पे इन्होंने बताया ही था, परिपक्वन भी बताया था, क्रियाकलाप भी बताया था। किसको नहीं बताया था? तो सामाजिक अनुभव को। तो सामाजिक अनुभव गलत हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर हो गया ये नहीं पूछा है, तो आंसर 2, दूसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? त्रितंत्री स्तर, यहाँ देखिएगा त्रितंत्री स्तर। ऑप्शन है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं,
पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या है, फिर से एक बार। पर्यावरण का पुनर्निर्माण, तो पर्यावरण का निर्माण तो आप कर ही सकते हैं। और इसमें केवल अपने व्यवहार में व्यावहारिक रूप से विचार करना, केवल शब्द जहाँ लगा दिया। ये सीटेट में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर निगेटिविटी की तरफ जा रही है ऑप्शन में, तो वो तो पहले आप लोग उस पर, क्योंकि वो नहीं होगा। केवल शब्द यूज कर दे, नहीं कर दे, या ऐसा लिखे कि वो सिर्फ बच्चा चाहे शिक्षक केंद्रित हो, तो ये गलत है। सिर्फ शिक्षक केंद्रित होगा तो वो गलत होगा। ऐसे कुछ ऑप्शन आपको समझ में आ जाएंगे, आप लोग कैसे इसको हटाएंगे, कैसे जो सही आंसर है उसके आप सेलेक्ट करेंगे। ये सब धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आता जाएगा। नेक्स्ट है इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो, सही बात है। और पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंध है, कौन कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, या शारीरिक विकास से। तो इसका जो हो जाएगा, ये देखिए ये फिर से एक बार देखिए, पर सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना, ये संवेगात्मक विकास है। क्या है? संवेगात्मक विकास है। सामाजिक विकास से मतलब नहीं है, संज्ञानात्मक से भी नहीं है, शारीरिक विकास से भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? विकृत लिखावट, देखिएगा अगर लिखावट में कुछ विकृति आ गई हो उसके बारे में बता रहा है। तो डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्लेक्सिया या डिसलेक्सिया। तो डिसकैलकुलिया तो आपका होता है मैथ से रिलेटेड, ठीक है। डिसलेक्सिया किसी भी बॉडी में ये पठन संबंधी ये प्रॉब्लम में होता है। डिस्प्लेक्सिया जो होता है वो मस्तिष्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है जिसमें विकार आ जाता है मस्तिष्क से, तो डिस्प्लेक्सिया वो है। डिसग्राफिया, यहाँ ग्राफिया का मतलब दे दिया है, तो लिखना जो होता है, लिखने संबंधी जो भी प्रॉब्लम होता है वो डिस्ग्राफिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है? ऑप्शन में देखते हैं सामाजिक आर्थिक, मनोवैज्ञानिक सामाजिक, सामाजिक राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कैसा है? ऑप्शन तो फिर से एक बार देख लेते हैं सामाजिक आर्थिक, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, और सामाजिक राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो सामाजिक आर्थिक से हमको कोई मतलब नहीं है, आर्थिक बच्चे के पढ़ाने में आर्थिक का क्या ही मतलब, और राजनीति से ही हमको मतलब नहीं है, और आध्यात्मिक से भी मतलब नहीं। तो हमें क्या मतलब है? मनोविज्ञान और मनोवैज्ञानिक और शरीर से मतलब है। नेक्स्ट, आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सामाजिक निर्भर। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मकेंद्रित, जो खुद में रहता है, खुद से बातें करेगा, समाज में जाने में उसको शर्म आएगी, लोगों से फेस टू फेस नहीं जा पाएगा, लोगों से फेस टू फेस बात नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोग अंतर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी वो होते हैं जो बाहर ज़्यादा दिखते हैं, सामाजिक ज़्यादा रहते हैं। और उभयमुखी जिसके अंदर दोनों गुण होता है, कहाँ शांत रहना है वो शांत रह जाएगा, कहाँ बोलना है वो, ये सबसे अच्छा होता है उभयमुखी। और सामाजिक निर्भर ये कोई शब्द है नहीं। नेक्स्ट, अपने ऊर्जा बल या लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाला व्यक्ति का प्रकार होता है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व या धार्मिक व्यक्तित्व। तो यहाँ देखिए लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करना, बाहर की तरफ बताना, तो बाहर की तरफ कौन करता है? बहिर्मुखी, जो बाहर की तरफ अपने व्यक्तित्व को बताता है। नेक्स्ट है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो यह विचार ऑप्शन है E.L. थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, J.B. वॉटसन या लेव वाइगोत्स्की। तो इसमें क्या त्रुटियों के द्वारा सीखना, अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। करो और सीखो, गलती होगी सीखते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? याद करना, गतिक प्रक्रम, विचार करना, सहानुभूति देना। तो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, संवेगात्मक से
याद करना नहीं होगा, गति प्रक्रम नहीं होगा, विचार करना ये भी नहीं, सहानुभूति देना ये संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। ऑप्शन है अभिप्रेरण, अध्यवसाय, संवेग या वचनबद्धता। तो 18 का आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। देखिए, आंतरिक बल, अंदर का जो बल जो प्रोत्साहित करता है बाह्य परक प्रतिक्रिया के लिए, यानी आपको खुद के अंदर जो आंतरिक बल है वो आपको प्रोत्साहित करता है कि मुझे सीटेट का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे 150 में 140 नंबर लाना है और मुझे सरकारी नौकरी पाना है। तो ये क्या है, आप अभिप्रेरित है, और किसके द्वारा? आप खुद के द्वारा अभिप्रेरित है, या आपके आंतरिक बल के द्वारा आप व्यवहार परक प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो ऑप्शन है पुरस्कार या प्रेरक, संवेग, आवश्यकता या उत्प्रेरक। तो ये प्रेरक तो होगा नहीं, संवेग भी नहीं होगा। अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव, देखिए अभिप्रेरणा का अंतः बदलाव यानी आवश्यकता। आपकी अभिप्रेरणा क्या है? आपकी अभी आवश्यकता क्या है कि आपको सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो अभिप्रेरणा अब क्या अंतः बदलाव जो इसमें आ रही है शब्दावली में, वो आवश्यकता के रूप में दिखाई देगी। नेक्स्ट, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र है बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है या समान रहता है? तो इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो स्थिर तो नहीं रहेगा, अवनत भी नहीं होगा क्योंकि यह उन्नत ही होते जाएगा। समान और स्थिर दोनों लगभग एक ही शब्द है, तो बेहतर होता है। तब सीखने का वक्र बहुत बेहतरीन हो जाता है अगर समूह में किसी ऐसे समस्या पर आप दे दीजिए बच्चे को जिस पर वो चर्चा कर सके, यह सबसे बेहतरीन सीखने का तरीका होता है। नेक्स्ट है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगम करता है। जो नमूने का पहले फिलिंग द ब्लैंक्स है। ऑप्शन है एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो इसका आंसर तो आप लोग को इजीली समझ में आ ही रहा होगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगम करती है। नेक्स्ट है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी होता है, विकास पृथक होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक बार फिर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। विकास के में कौन सा उचित है? उचित पूछा है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। जन्म के साथ प्रारंभ होता है, समाप्त होता है। तो विकास तो जीवन प्रतिदिन चलता रहता है, तो ये तो नहीं होगा। विकास एकल आयामी नहीं, बहुआयामी। विकास पृथक नहीं, विकास पृथक नहीं होता। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ये सही है। नेक्स्ट है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन ए वातावरण के प्रभाव के कारण, ऑप्शन 2 जन्मजात विशेषताओं के कारण, 3 वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, और लास्ट है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो ऑप्शन इसमें जो होगा, आप लोग देखेंगे किसी व्यक्ति में जो प्रभाव पड़ता है वो वंशानुक्रम और वातावरण के अन्योन्य क्रिया का प्रभाव होता है। यानी बालक अगर सीखता है तो उसमें अनुमानसिकता और वातावरण इन दोनों का काम होता है। अनुमानसिकता 30% और वातावरण लगभग 70% काम करता है। बच्चा किसी खानदान में पैदा हो जाए, 2 जुड़वे बच्चे पैदा हुए तो लगभग उनके नाक नक्श जो दिखने का तरीका होगा, जो बोलने का तरीका होगा, जो दिखने का उनका बॉडी स्ट्रक्चर सेम होगी। लेकिन अगर वो चोर के साथ रहेंगे तो चोर बनेंगे और साधु के साथ रहे तो साधु बनेंगे। तो ये डिपेंड करता है वातावरण पे, और ये दोनों के अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा वर्णित होता है एक ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, दूसरा
भावात्मक जागृति द्वारा, और तीसरा है 1 और 2 दोनों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भावात्मक जागृति द्वारा। ये भावनात्मक चीज़ें हैं अभिप्रेरणा, ये ज्ञानात्मक नहीं है। अभिप्रेरणा की वजह से आप ज्ञान अर्जन करते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये भावात्मक जागृत करता है अभिप्रेरणा। नेक्स्ट, चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। क्या है ऑप्शन? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या इनमें से कोई नहीं। चिंतन क्या है? भावात्मक है, ज्ञानात्मक है या क्रियात्मक है? तो 25 का पहला हो जाएगा कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। हम लोग चिंतन करते हैं, ज्ञान में अंतर आता है, ज्ञान में सुधार होता है और हम लोग ज्ञान की प्राप्ति होती है। चिंतन का मानसिक प्रक्रिया है। भावात्मक से कोई लेना देना नहीं है और क्रियात्मक से भी कोई लेना देना नहीं इसका। नेक्स्ट, व्यवहारवादी डैश 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 ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वो बना दूंगा। तो किसने बोला था? वाटसन। व्हाट अ सन। सन जहाँ पे आ गया यानी बच्चे, आप मुझे अपने बेटे दे दो, मैं उसको डॉक्टर, वकील, चोर जो भी चाहो वो बना दूंगा। ये किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। और ये क्यों कहा था? क्योंकि उसको वैसा व्यवहार देखे। इंसान का जो व्यक्तित्व है वो उसके अनुवांशिकता और वातावरण के गुणात्मक रूप होता है, तो दोनों से मिलकर बनता है। तो उसको ऐसा वातावरण दे दीजिए कि वो डॉक्टर बन जाए, चाहे वकील बन जाए, चाहे चोर बन जाए। नेक्स्ट है, ध्यान आकर्षित होने की प्रमुख भूमिका है। ध्यान आकर्षित होने में डैश 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 की प्रमुख भूमिका है। पहला, उद्दीपन की तीव्रता, दूसरा उद्दीपन की उपादेयता, तीसरा उद्दीपन की विश्वसनीयता या चौथा उद्दीपन की सक्रियता। तो 27 का कौन सा आंसर हो जाएगा? उद्दीपन की तीव्रता। ये आपका ध्यान आकर्षित करता है कि आपका उद्दीपन कितना तीव्र है। नेक्स्ट है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थान परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे कहते हैं। तो हम लोग जब अभ्यास करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो अधिगम होता है। यानी हम लोग कोई प्रयास करते हैं तो हम लोग कोई सीखते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? आप कुछ अधिगम प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम। नेक्स्ट है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ऑप्शन है प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत। तो संज्ञान की बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा आप लोग आगे मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैंने इसको कवर नहीं किया सिलेबस को। ये फ्लूइड और क्रिस्टलाइज सिद्धांत है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है और उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? ऑप्शन है 80, 120, 100, 110 या 125। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बुद्धि लब्धि का, मेंटल एज अपॉन करेंट एज या ये मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो इसका जो मानसिक आयु कितना दिया है? 10 और वास्तविक आयु क्या दिया है? 8 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 25 टाइम में चला जाएगा और ये जाएगा 5 टाइम में, यानी 25 × 5 हो जाएगा 125, यानी 125 इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और अगर कुछ त्रुटि होगा, कोई दिक्कत होगा, आप ज़रूर बताइए मुझे। तो आज के लिए धन्यवाद।